हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल है पीडीएफ फॉर्मेट में जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। इसके लिए आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपका कोई डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 25 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तनिष्का एंड रिद्धिका कोठिया दोनों ही सिस्टर्स हैं। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खजुराहो डांस फेस्टिवल का 48वां एडिशन या संस्करण मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने टीयर 1 इन्वेस्टर वीज़ा, जिसे गोल्डन वीज़ा भी बोलते हैं, इसको बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022-23 के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर जिसे बोलते हैं, ये 3 to 3.5% रहने वाला है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ये यंगेस्ट एटीपी 500 चैंपियन बन गए हैं। सेबी ने अपनी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइज़र कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। आपको जानना चाहिए इस कमेटी के चेयरमैन हैं इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायणा मूर्ति। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में संजय मल्होत्रा को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है। KN राघवन ये इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के चेयरमैन होंगे। आसाम पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने रिवर्स में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मेटा AI सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च सुपर क्लस्टर इसको बना रहा है। दिनेश के पटनायक एंडोरा में भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। सेंट्रल एक्साइज डे ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। और साथ ही आपको जानना चाहिए पाकिस्तान में पोलियो को इरेडिकेट करने के प्रयासों के लिए बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अब देखते हैं 26 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड किसान मोबाइल एप्लीकेशन, पूछा जा रहा है कि किस IIT ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT रुड़की। तो IIT रुड़की ने अपने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट के तहत किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से संबंधित एडवाइस प्रोवाइड कराई जाएंगी, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, मोबाइल ऐप फॉर डिसेमिनेशन, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को देना या फिर कोई इनपुट हो उसको देना, मतलब जानकारी फैलाना, उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी तरह की अगर हम और करंट अफेयर्स की बात करें IIT से संबंधित जो हैं, तो IISc बेंगलोर इसने परम प्रवेगा जो कि वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, इसको कमीशन किया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए IIT हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी जो कि इंडिया का फर्स्ट AI जॉब पोर्टल है डिफरेंटली एबल्ड के लिए, इसको लॉन्च किया है। विच टीम वॉन द सेकंड LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022, पूछ रहे हैं कि दूसरी LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। तो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर LSRC इन्होंने ITBP को हराया है और इसी को हराने के साथ इन्होंने LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है, जो कि लेह में हुआ है। आपको जानना चाहिए जो फाइनल है ये लेह में ही खेला गया है। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, इन द फाइनल्स प्लेड इन NDS आइस हॉकी रिंक। रिंक लिखा है ना, रिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आइस हॉकी खेली जाती है, जो बर्फ़ होती है ना, जब वो बिल्कुल जम जाती है तो उसको बोलते हैं रिंग।
तो अगर हम ये आपके एसएससी या फिर जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, अदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट टाइप के, उसमें पूछ लेते हैं। रीजनिंग में भी ये आ जाता है, रीजनिंग के उसमें भी बनते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका क्रिकेट खेला जाता है ग्राउंड पर, या फिर आप पिच से उसको रिलेट कर सकते हैं। टेनिस खेला खेला जाता है कोर्ट पर, और बॉक्सिंग रिंग में होती है। इसी तरह आइस हॉकी कहाँ होती है, रिंक में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके उसमें पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको चाहिए, जब लद्दाख की बात हो रही है तो एक न्यूज़ में यहीं पर ऐड कर देता हूँ आपके लिए, लद्दाख से संबंधित। देखिए, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कुन्सन्योम्स। ये डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए है, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए है, और लेह डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च की गई है। ये जो टर्म है कुन्सन्योम्स, इसका मतलब है इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल। और इसका मतलब ये रहेगा कि जो भी दिव्यांग से संबंधित जो उपकरण आते हैं, जैसे चलने के लिए आते हैं, उनके जो उनको सहयोग कर सके, उसमें जो ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये उनको 90% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। जो भी उपकरण आते हैं, जो भी डिवाइसेस आती हैं जिनसे उनकी सहायता होती है, उनमें 90% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। India and which country have inked a roadmap to enhance their bilateral exchanges on the blue economy? भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फ्रांस। तो देखिए, इंडिया और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में जो है समर्थन करेंगे एक दूसरे का, और अपनी जो है सर्विसेज को बढ़ाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहीं पर आपको जान लेना चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, आपको जानना चाहिए। ये मैंने आपके लिए अलग से सर्च करके यहाँ पर ये डाली है जानकारी। तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी जो है, इसको सबसे पहले गुंटर पॉली, इनके द्वारा ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकी बुक द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations 100 million jobs में। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो भी ओशन रिसोर्सेज हैं, जो हमें मैरीन इन्वायरमेंट से मिलता है या फिर समुद्र से जो मिलते हैं जो रिसोर्सेज, उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, मतलब उनका सही तरीके से यूज़ करना। ऐसे नहीं कि बस किए ही जा रहे हैं यूज़, है ना, मतलब कोई गिनती नहीं है, बस किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल, ताकि भविष्य के लिए वो जो है बने रहे सोर्सेज, इस तरह से उनका यूज़ करना, और इस तरह से यूज़ करना कि उनसे जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, लोगों का जो जीवन का स्तर है वो जो है थोड़ा इन्हेंस हो सके, इस तरह से यूज़ करना। देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लू इकोनॉमी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे इंडिया और फ्रांस कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी, तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है साथ में काम कर सकते हैं। फिशरीज सेक्टर में काम कर सकते हैं, है ना। और आप यहाँ देख सकते हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जो ये आपका ओशन है, कितना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यूज़ होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। क्लाइमेट चेंज, अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ओशन आर एन इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक, तो कार्बन को सोखते हैं ये, तो इतना इंपॉर्टेंट ओशन हमारे लिए। वेस्ट मैनेजमेंट, अब आप यहाँ पर देखिए कि 80% जो कूड़ा करकट है लैंड एरिया से, वो समुद्रों में ही जाता है। तो ऐसा भी ना उनको जो है सस्टेनेबल यूज़ हो सके समुद्र के पानी का, इस तरह से हमको यूज़ करना है। इसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। मतलब ग्रोथ तो आप करें, लेकिन साथ साथ जो समुद्र की हेल्थ है वो भी बनी रहे, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्थ भी बनी रहे। The government has approved the continuation of border infrastructure and management scheme till which year? पूछ रहे हैं कि सरकार ने सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2025-26 तक। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये फैसला लिया गया है। इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, इसको हम 2021-22 से 2025-26 तक कंटिन्यू करेंगे, और 13,020 करोड़ रुपीस की इसमें टोटल लागत आएगी। इसके तहत क्या होगा, जैसा कि लिखा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारी जो सीमाएं हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, तो इन सभी बॉर्डर्स पर फेंस लगाई जाएगी, फ्लड लाइट्स लगाई जाएगी, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जैसे कि आपके सीसीटीवी ये सब हो गए,
है ना, और रोड्स बनाई जाएंगी, आउटपोस्ट बनाए जाएंगे, अच्छे बेसेस यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, एक टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पर, अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम आप कई बार देखते होंगे, लिखा रहता है। तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ प्लान्स और स्कीम इज बीइंग मर्ज्ड इनटू अ सिंगल स्कीम देन वी कैन कॉल इट अम्ब्रेला स्कीम। यानी कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको जो है सब में सबज्यूम करके एक स्कीम बना दी है, सबको मर्ज कर दिया है और एक स्कीम में मर्ज कर दिया, तब बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम। तो जो ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट है ना, इससे पहले भी कई सारी स्कीम रही होंगी जो भारत के बॉर्डर से संबंधित रही होंगी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, तो सबको एक ही स्कीम में मर्ज करके ये बना दिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम। तो इसलिए बोला गया इसको अम्ब्रेला स्कीम। द ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ व्हाट प्लेस? पूछ रहे हैं दिल्ली स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय को कैसा स्थान घोषित किया गया है? ऑप्शन पढ़ेंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्रोहिबिटेड या फिर डेंजरस। सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। द ऑफिस ऑफ द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस। प्रोहिबिटेड मतलब जहाँ पर जाना मना हो, अनऑथोराइज्ड जाना जहाँ पर मना हो, केवल ऑथोराइज्ड लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है इसका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इसको प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और किस एक्ट के तहत किया है? जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 है, इसकी सेक्शन 2 के तहत। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन यहाँ पर ना जा सके। आपको जानना चाहिए ये जो SPMCIL है, ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जुरिडिक्शन में आती है। साल 2006 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये करेंसी, बैंक नोट, सिक्योरिटी पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, पोस्टल स्टाम्प्स, स्टेशनरी, पासपोर्ट एंड वीज़ा स्टिकर, सिक्योरिटी सर्कुलेशन, कम्युनिटी कॉइन्स, इन सभी के मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड निकर्षण सदन ड्रेजिंग म्यूजियम इन विच प्लेस या इन विच सिटी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग निगम के निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है। देखिए, जो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका कैंपस है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर निकर्षण सदन जो कि एक ड्रेजिंग म्यूजियम है, इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। देखिए, ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जो पानी होता है ना, पानी के तल में बिल्कुल जो कूड़ा करकट हो या फिर बालू जमा हो या पत्थर कुछ भी हो, उसको निकालने की प्रक्रिया कहलाती है ड्रेजिंग। मलबा निकालने की, जैसे तालाब हैं और या फिर कोई आपका शोर है ना, जो ऑफ शोर होते हैं, कोई किसी उसका तट है, नदी का तट है या समुद्र का तट है, तो उसके डीप में जाके मशीन की सहायता से पत्थर निकालना या फिर उसकी सफाई करना, उसको बोलते हैं ड्रेजिंग। तो ये म्यूजियम जो है ना, यहाँ पर कई सारी इसी तरह की फ़ोटो लिखी हैं कि मशीन जो है निकाल रहा है नीचे से और गंदगी निकाल रहा है। इस तरह का म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है। कौन कौन सी मशीन यूज़ की जाती हैं, तो वो सभी इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं। यही यहाँ पर लिखा है। SAAF एंड नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो जो ये SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नागालैंड। तो नागालैंड में ये आयोजित की जाएगी और 56th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये रहने वाली है। तो नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, यहाँ पर ये 26 मार्च से आयोजित की जाएगी। यहाँ पर है इंदिरा गांधी स्टेडियम, इसमें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ग्रेट टेक गेम? द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है। तो अनिरुद्ध सूरी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द ग्रेट टेक गेम, और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। विच कंपनी रिसेंटली डिलीवर्ड 12 P-8I एयरक्राफ्ट टू इंडिया? हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 12 P-8I विमान दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, बोइंग। तो देखिए, बोइंग कंपनी है, US में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो इसने 12 P-8I पोजिडॉन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम
रिकॉनाइसेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट ये दिए हैं भारत को। भारत में भी किसको? इंडियन नेवी को। देखिए एक बार क्या हुआ ना, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो इसी डिफेंस से संबंधित ना यही क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से कि किस कंपनी ने दिया है या कितने नंबर दिए हैं, कितने दिए हैं, 12 दिए हैं, 13 दिए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेपर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि हाल ही में इस कंपनी ने जो है 12 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की किस ब्रांच को दिए हैं। एयरक्राफ्ट किस ब्रांच को दिए हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इसकी ये ब्रांचेज हैं ना, जैसे आपका इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो इनमें से किसे दिए हैं। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया, पढ़ा तो था, है ना, बच्चों ने पढ़ा तो था कि दिए तो हैं किसी को, अब ये भूल गए क्योंकि ये इस पर ध्यान नहीं दिया कि इंडियन नेवी को दिए, केवल इतना ध्यान दिया बोइंग ने दिए हैं और कितने दिए हैं, कौन क्या नाम है एयरक्राफ्ट का, ये याद रहा बच्चों को। मतलब मैं एक पेपर की बात बता रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंडियन नेवी को दिया और वहाँ पर भी इंडियन नेवी को दिए थे जब क्वेश्चन आया था। तो जब कन्फ्यूज़न हुआ तो बात आई कि एयरक्राफ्ट है तो मतलब एयरफोर्स को दिया होगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा ना हो, ये ध्यान रखेंगे किसको दिया है, इंडियन नेवी को दिया है। तो जरूरी नहीं है कि एयरक्राफ्ट है तो एयरफोर्स को ही दिया होगा, इंडियन नेवी में भी जो है एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपको जानना चाहिए साल 2009 में सबसे पहले 8 P-8I एयरक्राफ्ट डिमांड किए गए थे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद फिर साल 2016 में 4 और P-8I एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए गए। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। पूछा जा रहा है कि एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन किस देश में होगा। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स जो है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 है, जो कि 6 से 25 मार्च तक संपन्न होगी, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये एक्सरसाइज कहाँ पर होगी? रॉयल एयरफोर्स बेस यूनाइटेड किंगडम में, वेडिंगटन यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें भारत की ओर से 5 इंडिजिनस LC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट और C-17 एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन विच सिटी। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अगरतला। तो देखिए जो सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल है इसको इनोग्रेट किया गया है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव द्वारा। कहाँ पर? अगरतला में। मनोज कुमार मोहापात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। मनोज कुमार मोहापात्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर में मनोज कुमार मोहापात्रा भारत के अगले एम्बेसडर होने वाले हैं। आपको जानना चाहिए एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर और करेंसी यहाँ की US डॉलर है। और सितंबर के महीने में पिछले साल 2021 में बिटकॉइन को इसने लीगल करेंसी अपनी अपनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एल सल्वाडोर। अच्छा ये मैक्सिको है, ये आ गया आपका मैक्सिको, ऊपर फिर US है, फिर कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका है इसके नीचे। तो ये ना 7 कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल अमेरिका में आती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये पूरा आपको एक लाइन सी दिख रही है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो 7 कंट्रीज़ आती हैं इसमें। एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 2 नीचे हैं, कोस्टा रिका और पनामा, ये दोनों नीचे हैं। तो ये 7 कंट्रीज आती हैं सेंट्रल अमेरिका में, इसी में ही एल सल्वाडोर भी है। हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, संजीव सन्याल। तो देखिए नोटेड जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं संजीव सन्याल। इनको जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जिसके चेयरपर्सन विवेक देबरॉय हैं, इस काउंसिल में इन्हें फुल टाइम मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है। आपको बता दें जो संजीव सन्याल हैं ये फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाकी जैसे कि नाम से ही आपको पता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इश्यूज होते हैं उस पर अपनी एडवाइस प्रदान करता है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द करंट UN सेक्रेटरी जनरल। आंसर इज एंटोनियो गुटेरेस और ये पोर्चुगल से हैं।
इसको पोर्चुगल बोलते हैं, पोर्चुगल। हम लोग तो पुर्तगाल बोलते हैं ना हिंदी में, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? पोर्चुगल। और जो पुर्तगाल में रहने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पोर्चुगीज। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? आंसर इज नेफियो रियो। हु इज़ द करंट CEO ऑफ द टाटा ओन्ड एयरलाइंस एयर विस्तार? आंसर इज विनोद कन्नन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट ट्रिपल टन ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू? आंसर इज बिहार के सकीबुल गनी। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? आंसर इज बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के हमारे इंग्लिश के शब्द देखेंगे। यूथ डिसकंटलमेंट विद शिरोमणि अकाली दल। कांग्रेस लाइकली टू गिव आप एच। तो देखिए डिसग्रंटलमेंट, तो हमारा शब्द है डिसग्रंटल। तो जो डिसग्रंटल का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी, एनॉयड, डिसअपॉइंटेड, एंग्री, खुश नहीं है आप किसी चीज़ से। तो यूथ डिसग्रंटल्ड है सैड के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ, ये इस हेडलाइन में बताया जा रहा है। ठीक है, तो डिसग्रंटल का मतलब क्या हो गया? अनहैप्पी। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अ डिसग्रंटल्ड फॉर्मर एम्प्लॉई इज बीइंग ब्लेम्ड फॉर द एक्सप्लोजन। एक जो अनहैप्पी एम्प्लॉय था, जो निराश था, उसको ब्लेम किया जा रहा है एक्सप्लोजन के लिए, कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा उसके लिए। द प्लेयर्स वर डिसग्रंटल्ड विद द एम्पायर। तो अंपायर से क्या है? निराश है। ऐसे ही आप अपने रिजल्ट के लिए भी कह सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी का ऐसा रिजल्ट आए कि वो इतना परेशान होए, है ना। मैं एक आपको सेंटेंस के तौर पे बता रहा हूँ, मैं तो हमेशा से आपके साथ रहता हूँ। अच्छा रिजल्ट आपका आए ऐसी ही मैं कामना किया करता हूँ, है ना। और व्हाट्सएप उस पर टेलीग्राम पर भी आप लोग कुछ पूछते हैं तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। तो ये देखिए डिसकंट्रोल को आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं जो है अपने रिजल्ट से कंट्रोल्ड हूँ, यानी कि अनहैप्पी हूँ, अपने पर ही जो है अपने से ही डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जयप्रकाश स्नैप्स टाइज विद कांग्रेस। तो जयप्रकाश हैं, इन्होंने कांग्रेस के साथ अपने जो टाइज है, अपने जो रिलेशन है उसको स्नैप कर लिया है। स्नैप का मतलब क्या होता है? तोड़ना। आज का हमारा शब्द है स्नैप, ब्रेक करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू ब्रेक और बी ब्रोकन सडनली यूजली विद शार्प नॉइस। तो यहाँ पर स्नैप का यूज़ किया गया है। आवाज़ के साथ कोई चीज़ टूटती है ना, जब आवाज़ भी आती है और कोई चीज़ टूटती है उसको भी स्नैप बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं द ब्रांच स्नैप, कोई ब्रांच थी पेड़ की, वो टूट गई एकदम आवाज़ के साथ। ऐसे ही यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी से अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, तब भी आप कह सकते हैं स्नैप। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूक्रेन? तो यूक्रेन की करेंसी क्या है ये आपको बतानी है। और मेरे ख्याल से अब जो है कुछ ही देर में, मतलब ये तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना रात में, तो शायद यूनाइटेड नेशन में भी अब वोटिंग होने वाली है। जो रशिया का जो एक्शन है यूक्रेन में, उस पर उसको कंडेम करने के लिए यूएस ने वो मीटिंग बुलाई है। और उसमें भारत के लिए धर्म संकट बन गया है। कैसे बन गया है? अब भारत तो न्यूट्रल रहना चाहता है, अब्सटेन करना चाहता है, लेकिन यूएस कह रहा है कि नहीं, आपको जो है इस बार वोट करना पड़ेगा। उधर से रशिया ने भी कह दिया है कि हम अपने परम मित्र भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा साथ देगा इस वोटिंग में। तो भारत जो है न्यूट्रल रहकर भी, जहाँ तक मुझे लगता है, न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, उसको वोट देना पड़ेगा। पर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है इस तरह की पॉलिसी नहीं है भारत की कि वो किसी, चाहे कोई महा सुपर पावर हो चाहे कोई भी हो, उसके दबाव में आकर वोटिंग दे। तो हो सकता है कि न्यूट्रल भी हो जाए, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट है ये फैसला लेना कि किसे वोट दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारत जो है अब्सटेन कर लेता है, खुद को पीछे हट जाता है, कोई ऐसा इशू होता है तो वहाँ पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो ये मुद्दा है, इसमें यूएस चाहता है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करे, और रशिया भी चाहता है कि भारत पार्टिसिपेट करे और रशिया का फेवर करे। तो भारत के लिए जो है थोड़ी दिक्कत की समस्या, थोड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है। खैर देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी यूक्रेन में जो सीन है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ इंडिया मेंस हॉकी टीम? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू, यहाँ पर आपको बताना है कब तक। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? और लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर टू बीट मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे इन चेस
टूर्नामेंट। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।